न्यूज 4.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद है आयुष, शिखा और अंजलि। सबसे पहले आइए बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करते हैं, जो कि दिल्ली में 22वें सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और पाकिस्तान पर हमला भी बोला। शाह ने कहा कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन आतंकी कैंप पर हुए हमले को पाकिस्तान ने खुद पर हुआ हमला मान लिया। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों की सटीक इंफॉर्मेशन और सेना की मारक क्षमता ने ऑपरेशन सिंदूर को मुमकिन किया है। वहीं उन्होंने पाकिस्तान को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। शाह ने कहा कि कई दशकों से आतंकवाद को प्रायोजित करता आया है पाकिस्तान, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की समझ में आ गया होगा कि भारत के खिलाफ कोई भी नापाक साजिश का अंजाम क्या होने वाला है। अमित शाह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया। शाह ने कहा, पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बेकसूर लोगों को उनके परिवार के सामने उनका धर्म पूछकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर उस हमले का जवाब है और आज पूरी दुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता की प्रशंसा कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने पाकिस्तान पर वो हमला बोला जिसने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। इस ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में इस बात को सामने रखा। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की मौत के बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के अधिकारी उनके जनाजे में शामिल हुए, वो ये बताने वाला है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए कितना सेफ है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं के कारण आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित भी थे। एक प्रकार से अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था, वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। सीएम योगी ने अयोध्या में लोगों को संबोधित किया और साथ ही ये भी कहा कि आज अयोध्या का नाम आते ही लोगों के चेहरे पर चमक आ जाती है। श्रद्धालुओं का मन अयोध्या के जिक्र भर से उत्साहित हो जाता है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। अयोध्या धाम में श्री हनुमान कथा मंडपम के लोकार्पण समारोह में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की गौरव यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा, प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्ध करते हुए अयोध्या का कायाकल्प किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अयोध्या को उसका गौरव वापस मिला। इस दौरान सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पाकिस्तान पर भी जमकर हमला बोला। कहा, हमें समय रहते मित्र और शत्रु को पहचानना होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह चतुराई और विवेक से हनुमान जी ने कालनेमी को पहचाना था, वैसे ही हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा। सीएम योगी ने कहा, पाकिस्तान ने 75 सालों तक बहुत जी लिया, अब उसका समय आ गया है। पाकिस्तान अपने कर्मों से ही समाप्त हो जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में नवनिर्मित 5000 लोगों की क्षमता वाले हनुमंत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। हनुमानगढ़ी के महंत प्रेमदास महाराज ने सीएम योगी को चांदी का मुकुट पहनाया, गदा देकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस बात को जाहिर किया कि साल 2017 से पहले संत देश में यात्रा पर जाते थे तो लोग सम्मान का भाव नहीं रखते थे। आज कहीं भी अयोध्या का नाम लेंगे तो लोग आपको पूरा सम्मान देंगे। आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है
पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के वॉशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटियन के साथ दूसरी बैठक की। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इससे पहले भी 20 मई को व्यापार समझौते के पहले चरण पर वार्ता में तेजी लाने के लिए लुटनिक के साथ बैठक की थी, और इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्सपोज पर अमेरिका के साथ हुई इस चर्चा को सार्थक भी बताया था। वहीं पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक के साथ मीटिंग के बाद अपने एक्सपोज पर लिखा है कि पारंपरिक रूप से हम व्यापार समझौते के लिए वाणिज्य मंत्री हावर्ड के साथ सार्थक बैठक करते नजर आए हैं, और हमारे व्यवसाय और लोगों के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए कमिटमेंट हमारा है। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि दोनों देश 8 जुलाई तक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं। इस बीच 4 दिवसीय चर्चा भी 22 मई को वाशिंगटन में पूरी हो चुकी है। भारत अंतरिम व्यापार समझौते में भारतीय वस्तुओं पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ से पूर्ण छूट के लिए अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 26% टैरिफ को 9 जुलाई तक के लिए निलंबित किया है। अमेरिका ने 10% का मूल टैरिफ सभी देशों पर लागू कर रखा है। उसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो कंपोनेंट्स पर भी 25% का टैरिफ है अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। भारत अमेरिका ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और अधिकतम 500 अरब अमेरिकी डॉलर करने के लिए इस साल सितंबर-अक्टूबर तक समझौते के पहले चरण को पूरा करने की समय सीमा तय की है। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका से कई सेक्टर में शुल्क रियायत की मांग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पर बीजेपी लगातार तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के शौर्य को सलाम कर रही है, तो ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की तरफ से उठाए गए सवालों पर भी पार्टी ने आक्रामक रुख अपना रखा है। कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को निशाना बनाते हुए कहा था कि पाकिस्तान को पहले ही क्यों हमले की जानकारी दी गई। इसको लेकर बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर एक डॉक्यूमेंट शेयर कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस डॉक्यूमेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1991 में हुए समझौते का जिक्र है, जिसके तहत दोनों ही देश सेना के अभ्यास को लेकर के पहले ही एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देंगे, और इस समझौते में सेना के मूवमेंट को लेकर के भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात कही गई है। निशिकांत दुबे ने पोस्ट के मुताबिक ये समझौता कांग्रेस की सरकार के दौरान ये किया गया, उनकी तरफ से कहा। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को घेरा। अपने एक्स में समझौते को शेयर कर लिखा कि राहुल गांधी जी, आपकी कांग्रेस सरकार के समय का समझौता है। 91 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत पाकिस्तान करेंगे। ऐसे में क्या ये समझौता देशद्रोह है? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की, जिसके जवाब में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने इस डॉक्यूमेंट्स को पेश कर एक नए बहस को जन्म दिया है, क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक ये समझौता तब हुआ जब कांग्रेस ने पूर्व पीएम चंद्रशेखर की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था। सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं, उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए, और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे,
उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर FIR करना चाहिए। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में एक बड़ा एक्शन लिया। दरअसल पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा के ठिकानों पर रेड की। जांच एजेंसीज ने आपके विधायक के खिलाफ ये कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में की है। आम आदमी पार्टी विधायक रमन अरोड़ा पर आरोप है कि वो जालंधर नगर निगम के ऑफिसर्स के जरिए मासूम लोगों को झूठे नोटिस भिजवाते थे और फिर पैसे लेकर के उन नोटिस को रफा दफा करवा देते थे। पंजाब विजिलेंस टीम की तरफ से रमन अरोड़ा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जालंधर नगर निगम के पूर्व सहायक नगर निवेशक सुखदेव से हुई भ्रष्टाचार के मामले में ये फैसला लिया गया और ये एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही एटीपी सुखदेव वरिष्ठ को पिछले साल ही अरेस्ट किया गया था। पंजाब पुलिस ने आप विधायक रमन अरोड़ा की सुरक्षा 10 दिन पहले वापस ली थी। रमन अरोड़ा की सुरक्षा में 14 जवान तैनात थे, जिनमें से सभी को सरकारी आदेश पर वापस लिया गया। तभी से उनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले इस बात को जाहिर करते हुए कहा है कि पंजाब में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में आप विधायक पर यह कार्रवाई उनके कमिटमेंट को भी बताता है। दिल्ली दौरे पर गए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के हितों की पैरवी करते हुए नई दिल्ली में एक के बाद एक कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस भेंट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने ऋण सीमा को पहले जैसे रखने का मामला भी उठाया। तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात में मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त मंत्री से हिमाचल के विकास के लिए पर्याप्त बजट दिए जाने पर भी चर्चा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त मंत्री को बताया है कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में राजस्व घाटा अनुदान की जो धनराशि है वो घटकर 3,257 करोड़ रह गई है और केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार राम शुभम सिंह भी मौजूद रहे। अपने दौरे पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से संबंधित जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य विकास के विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से राज्य के जल विद्युत क्षेत्र से जुड़े कई सालों से लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है, मुलाकात करेंगे आगे। सीएम सुक्खू ने इस बात को पहले ही जाहिर किया था कि वो पीएम से तुर्की से आने वाले सेब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर धमकी देकर दबाव बना रहे हैं, जिसको लेकर ईरान हर बार एक ही बात कहता आया कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। आज रोम में ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता का 5वां दौर रहा, लेकिन इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने 2 टूक शब्दों में अमेरिका को यह बता दिया कि ईरान परमाणु समझौता नहीं करेगा। साथ ही सख्त लहजे में अपनी बात को स्पष्ट करते हुए ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास ने अमेरिका को भी ये बता दिया कि ईरान यूरेशियन संघर्ष संवर्धन कार्यक्रम रोकने की शर्त पर अमेरिका के साथ कोई भी परमाणु समझौता नहीं करेगा। अरागची ने रोम में ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता के 5वें दौर से पहले इस बात को जाहिर किया जो खास है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि अमेरिका ईरान के बीच अभी भी बुनियादी मतभेद है। अमेरिका ईरान में यूरेनियम संवर्धन में विश्वास नहीं करता। अगर उनका यही मकसद है तो कोई समझौता नहीं। अरागची का यह बयान अमेरिकी अधिकारियों की उस डिमांड के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान अपनी धरती पर यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरीके से रोक दे। ईरान की ओर से इस बात को भी जाहिर किया गया कि साल 2015 में ईरान और अन्य देशों के बीच हुआ परमाणु समझौता अब प्रभावी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समझौता खत्म हो गया। हरियाणा के यमुनानगर की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। महिला को उपचार के लिए मोहाली के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। महिला की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग ने महिला के संपर्क में आए परिजनों के सैंपल लेने के प्रोसेस को शुरू कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक महिला राधा स्वामी सत्संग में होकर आई और इसके बाद उसे तकलीफ हुई तो वहीं से वो मोहाली अस्पताल में एडमिट हो गई। अस्पताल में उसके सैंपल्स कलेक्ट किए गए जिसमें महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। डॉक्टर्स ने बताया कि महिला पहले से सांस की बीमारी की मरीज है। ऐसे में अस्पताल में मौजूद स्टाफ महिला के हालात पर लगातार नजर बनाकर रखे हुए हैं। डॉक्टर पूनम चौधरी ने बताया कि कोरोना में बचाव के लिए जो हिदायतें दी गई थी वो सब इस मामले में लागू होंगी।
डॉक्टर के मुताबिक जो भी कोविड पीड़ित महिला के संपर्क में आए उन्हें 15 दिनों के लिए आइसोलेट किया जाएगा, उनके भी सैंपल लिए जाएंगे। वहीं डॉक्टर्स ने लोगों से अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और साथ हो सके तो आप मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोने की हिदायत भी दी गई है। और इसी के साथ ही लोगों को यह बताया गया कि अगर उन्हें खांसी, जुकाम, बुखार हो तो वो अपनी जांच जरूर कराएं। यमुनानगर में एक पेशेंट मोहाली के हॉस्पिटल में एडमिट है जो कि पॉजिटिव आया है, एक यमुनानगर का पेशेंट। लेकिन वो जो अभी समागम हुआ था इनका राधा स्वामी वाला, उसमें गई हुई थी, तो वहाँ से वो सीधी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। कोई अस्थमा की पेशेंट है जो मोहाली में एडमिट है। तो अभी हमने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम स्क्रीन कर रहे हैं और हमने अपने यहाँ कोविड की जो भी तैयारियां हैं वह शुरू कर दी। पीलीभीत नेपाल सीमा से सटे हुए गांव में रहने वाले सिख परिवारों का धर्म बदलकर ईसाई बनने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे ही एक मामले में एक सिख महिला की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया। धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए मामले में 8 नामजद और 48 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति को ईसाई बना दिया गया और अब उसको भी जबरदस्ती ईसाई बनाने की कोशिश हो रही है। बता दें आपको, पीलीभीत जिले की नेपाल सीमा से सटे हुए हजारा थाना क्षेत्र के गांव में ये जो पूरा मामला है वो सामने आया है और यहाँ पर जो गरीब सिख समुदाय के लोग हैं उनको जिस तरीके से फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और ये मामला दिनों दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सुर्खियां भी बटोर रहा है। स्थानीय सिख संगठन और गुरुद्वारा कमेटी ने जिला प्रशासन को 160 परिवारों की लिस्ट दी जिन्होंने कथित तौर पर सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया। ग्रामीणों का आरोप है कि नेपाली पादरी और अन्य राज्यों से आए लोग सरकारी योजनाओं का लाभ, मुफ्त इलाज, आर्थिक लालच देकर सिखों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने धर्मांतरण करने वालों को गुरुद्वारे में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। कमेटी ने घर वापसी अभियान शुरू किया जिसके तहत 180 परिवारों ने सिख धर्म में वापसी की है। कमेटी का कहना है कि यह सुनिश्चित तरीके से एक साजिश है और जिसे नेपाल के ईसाई लोगों ने अंजाम दिया। कमेटी ने आरोप लगाया कि ये लोग गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कौन सा धर्म करवा दिया है? ईसाई धर्म। क्यों कर लिया आपने? दिया था लालच, 2 लाख रुपए देंगे और शौचालय और सरकारी योजना देंगे, कुछ नहीं दिया अभी तक। बहुत लोग हैं इकट्ठे होके, एक तरफ इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया, गन्ना जोत दिया।